Greetings of the day. I am Dr. Sudha Jain, Assistant Professor, Tirupur महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। हमारा आज का विषय है वेदी वीर गद्य लेखक। वेदी वीर गद्य लेखक जो हालांकि वेदी में जितने भी साहित्यकार हुए, उन्होंने काव्य गद्य दोनों ही पर अपनी कृति चलाई और दोनों के माध्यम से ही समाज को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य के उत्थान में नया योगदान किया, खड़ी हुई साहित्य के उत्थान में भूतपूर्व योगदान रहा। डॉक्टर नटवर सिंह परमार जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण को राजस्थान से, तो वो एक संदर्भ में व्याख्यान में कहते हैं कि प्रत्येक युग के कवि, लेखक और साहित्यकार अपने युग से इतने अभिन्न और इतने स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं कि इस युग के साहित्य में वे सबसे महत्वपूर्ण और सच्चे इतिहास की संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में यहाँ पर परमार जी का जो कथन है वो अपने आप में सत्य है, क्योंकि ये वास्तविकता है कि जो भी साहित्यकार जिस भी युग की धारा से संतृप्त होता है, उस युग की धारा पर प्रवाहित होने वाली जो वातावरण, परिवेश, परिस्थिति की जलधारा है, जो उस समय का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश है, उसकी कलकल ध्वनि के साहित्य में जो और किसी न किसी रूप में साहित्य को प्रभावित करती है। और ये सत्य है कि एक साहित्यकार का जो साहित्य है वो उसके चारों व्याप्त जो कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक है उन सबको अपने अंदर किसी न किसी रूप में समेटे हुए होता है सौंदर्य के साथ। तो हम देखते हैं जो वेदी का एक कार्यक्रम रहा है, परिस्थितियां, और इस युग में जो भी कहना चाहिए कि काव्य के बीच परिवेश दिखाई देता है, गद्य के बीच वो परिवेश दिखाई देता है, परिस्थितियां दिखाई देती हैं, तो ये सब जो है उस समय के साहित्य को प्रभावित करते हैं। और अगर हम इस युग में जो प्रमुख लेखक हुए हैं उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले आते हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तिलिस्मी उपन्यास, तिलिस्मी कथा और तिलिस्मी साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, उसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। और अगर ये कहा जाए कि तिलिस्मी कथाओं के पुरोधा ले रहे हैं तो इसमें कोई अगर इनके जीवन परिचय पर दृष्टि डालें तो देवकीनंदन खत्री जी का जो जन्म है वो 29 जून को 1861 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जिले के पूसा में हुआ और इनके पिता का नाम लाला ईश्वरदास था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी। गया जिले के पेकाली राज्य में इनके पिता की एक व्यापारिक कोठी थी बहुत बड़ी, और लगभग 1885 तक खत्री जी बनी रहे और जो भी इनका अपना एक बेहतर व्यापार था उसे संभाला और उसको बहुत आगे तक लेकर गए। हिंदी साहित्य में उपन्यास के रूप में खत्री जी का एक अद्वितीय स्थान है और उसमें भी क्योंकि इन्होंने तिलिस्मी कथाओं को अपने उपन्यासों का, कहानी का विषय बनाया, उसके वर्णित विषय को लेकर चले हैं, तो ये इनके उपन्यास लेखन में, कहानी लेखन में एक वैशिष्ट्य को धारण कर गया। इन्होंने सबसे पहला उपन्यास चंद्रकला लिखा 1888 में और काशी के हरिप्रकाश प्रेस में मुद्रित हुआ और इस वक्त फिल्मांकन भी हुआ है, नाट्यांकन हुआ है और ये संपूर्ण भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है, क्योंकि चंद्रकला जो उपन्यास है इनका वो उस पर बहुत लंबे समय तक एक नाट्यांकन चला है और
इस कारण उसे भारतवर्ष में भी और विदेश में भी बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। और इसके बाद में उन्होंने नरेंद्र मोहिनी, नारायण पैस, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजल की पोटली, भूतनाथ, गुप्त गोदान, अनूठी बेगम, मौलाना हार आदि जो प्रमुख उपन्यास थे उनका जो है प्रणयन किया। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। और देवकीनंदन खत्री जी ने इन उपन्यासों की रचना करके जन साधारण के मध्य हिंदी की प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। तो खत्री जी ने जो उपन्यास लिखे हैं और जो इनके वर्ण विषय हैं और उनके साथ जो इनका एक भाषागत सामंजस्य है, वाक्य विन्यास है, शैली है, वो अपने आप में इतनी अनुपम है कि इनके उपन्यास सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और इनके आधार पर अन्य बहुत सारे साहित्यकारों ने इस ओर अपनी देखी चल रही। खत्री जी के जो ये उपन्यास लिखे गए हैं, अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो हम देखते हैं कि जो इनके चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, जिस तरह इन्होंने 6 भाग लिखे हैं, ये सभी उपन्यास इनके तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त अपराध और जासूस से संबंधित जो इनके उपन्यास हैं वो हैं वीरेंद्र वीर अथवा कटुआ भरपूर, और एक है कागज की कोठी। और जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसमें जो उपन्यास है गुप्त गोदान और सौदागर। और रोमानी उपन्यासों में भी इनके 2 उपन्यास अंकित हैं, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी। तो ये जो भी उपन्यास हैं इन सब में जो गुप्त गोदान है वो अधूरा पाया जाता है और सौदागर उपन्यास जो है वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन भूतनाथ उपन्यास पर 6 भाग खत्री जी ने लिखे हैं और बाकी के जो बचे हुए भाग थे वो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री द्वारा लिखे गए हैं। तो इस प्रकार जो ये उपन्यास हैं, इन उपन्यासों के माध्यम से खत्री जी ने हिंदी साहित्य जगत में एक वैशिष्ट धारण किया है। और इसी के साथ साथ इनके जो ये उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में जो वर्णित विषय हैं वो भी इतने वैशिष्ट को धारण करने वाले हैं कि ये इन उपन्यासों के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। यदि हम इनके उपन्यासों पर विचार करें तो इनके उपन्यासों की जो विशेषताएं हैं थोड़ा थोड़ा अगर उसको देखें तो वो भी अपने आप में वैशिष्ट्यपूर्ण है। उपन्यास का जो वैशिष्ट्य प्राप्त होता है उसके आधार पर जो कहा जा सकता है वो ये है कि जो हिंदी साहित्य में तिलस्मी उपन्यास है उनका आरंभ भी देवकीनंदन खत्री द्वारा ही हुआ है, क्योंकि 1888 ईस्वी में जो इनके द्वारा चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया है वही एक तो सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है और इस तिलस्मी उपन्यास के रूप में हिंदी साहित्य जगत में ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी जगत के महत्वपूर्ण उपन्यासों की जो परंपरा है उसमें चंद्रकांता का नाम सबसे पहले लिया जाता है और हिंदी साहित्य में जितनी लोकप्रियता चंद्रकांता को प्राप्त हुई है शायद ही इतनी किसी उपन्यास से आती हो। श्रीनिवास को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानने के बाद भी आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखन जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण धूम मची काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। तो स्वर्गीय प्रेमचंद का कथन है कि तिलस्मी उपन्यास की बौद्धिक प्रेरणा खत्री जी को तिलस्मी जो होशो उबाय उसमें मिली और यह पुस्तक फारसी भाषा में अबुल फजल फैजी ने लिखी थी और उर्दू में भी इसका अनुवाद हुआ था। संभवतः तिलस्म होशो उबा पढ़कर खत्री जी ने अपनी कल्पना के आधार पर हिंदी में तिलस्मी उपन्यास लिखे होंगे, लेकिन इसका मूल स्रोत जो है वो तिलस्म होशो उबाही है। पर कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि इसे भी नहीं माना जा सकता। खत्री जी ने तिलस्मी उपन्यासों पर संस्कृत साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की। भारतीय संस्कृति और विदेशी साहित्य उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि का एक सम्मिलित प्रभाव उनके उपन्यास साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और खत्री जी ने तिलस्म होशो उबा में कुछ संशोधन, कल्पना, विज्ञान एवं योग की संभावनाओं का सहारा लेकर
अपनी एक मौलिक कथा प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत किया है समाज के समक्ष। और उस समय तोता और मैना, मलुकावली आदि कहानियां मनोरंजक और लोकप्रिय तो थी, लेकिन यथार्थ उनमें कहीं लुप्त सा था। खत्री जी ने 12वीं शताब्दी के वीर स्थान की परंपरा, दास्ताने अमीर हमजा, तिलिस्म होशोरबा आदि फारसी कथाओं और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा रेनाल्ड्स परंपरा का सुंदर ढंग से समन्वय करके हिंदी में तिलिस्म उपन्यास साहित्य को संवर्धित किया है। आज तो जो भी हो, लेकिन ये सत्य है कि जो खत्री जी के उपन्यास हैं वो अनेक दृष्टि से विचारते हैं। उनके अनुसार चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति है, उसमें सर्वप्रथम प्रेम संबंधी प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। और खत्री जी ने चंद्रकांता में त्रिकोणात्मक प्रेम संबंध का निर्धार किया है कि बहुत संक्षेप में कि एक युवती से दो युवक प्रेम करते हैं और उन दोनों व्यक्तियों के पारस्परिक संघर्ष के आधार पर ही उसकी कथा का विकास होता है। प्रायः कथा का अंतिम भाग तिलिस्म तोड़ने से संबंधित होता है, क्योंकि तिलिस्म का तोड़ना केवल अपने आप में महत्व नहीं रखता, वरन उसके टूटने पर ही प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। तो चंद्रकांता जो कि खत्री जी का सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय तिलिस्मी उपन्यास है, इस उपन्यास में खत्री जी ने अपनी संपूर्ण जो साहित्यगत प्रतिभा है, शैलीगत प्रतिभा है और जो उनका अपना एक कल्पना चातुर्य है, उस सब को यहाँ पर मानो एक साथ मंडित कर दिया है और उपस्थित कर दिया है। तो इस प्रकार खत्री जी का जो ये उपन्यास है, ये अपने आप में प्रौढ़ता को धारण करने वाला है और इसी के साथ साथ वैशिष्ट है, क्योंकि खत्री जी का जो ये उपन्यास है चंद्रकांता, ये अपने आप में अत्यधिक लोकप्रिय है। और मैं इसका आपको संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ पर कथानक होना चाहती कि जो चंद्रकांता उपन्यास है, जो कि 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और इस पर नाट्यांकन हुआ, 4 भागों में ये विभक्त रहा और भारत में, संपूर्ण भारत में लोकप्रिय। कथा का मूल आधार है वो नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता की प्राण कथा पर आधारित है। और ये दोनों उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। खलनायक के रूप में चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह का चित्रण किया गया है और विजयगढ़ के दीवान के पुत्र क्रूर सिंह की दुष्चेष्टा के फलस्वरूप कथा क्षेत्र इन दो राज्यों के अतिरिक्त चुनारगढ़ को भी अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। अपनी दुर्भावना की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम क्रूर सिंह अपने 2 अय्यारों नाजिम और अहमद के माध्यम से राजा जयसिंह को भड़काने का प्रयत्न करते हैं, परंतु विफल होकर चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त को चंद्रकांता का लोभ देकर राजा जयसिंह के विरुद्ध है। नौगढ़ के राजा सहायता याचना करने पर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह आदि अय्यारों की सहायता से शत्रुओं को नीचा दिखाते हैं। इस उपन्यास को कई बयानों में प्रस्तुत किया गया है और चंद्रकांता के पहले भाग में 23 बयान। कथा का प्रारंभ वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के प्रेम परिचय के साथ होता है। आरंभ में 3 बयानों में आने वाली जो कथा है उसके स्वरूप में सूक्ष्म संकेत दिए जाते हैं और तीनों बयान नायक नायिका के भावात्मक चित्र को प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात सभी पात्र अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न हो जाते हैं, जैसा कि उपन्यासकार चित्रित करते हैं। राजा शिवदत्त सिंह के संघर्ष में आने पर चुनारगढ़ के अय्यार पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, भगवान दत्त और जगन्नाथ ज्योतिषी भी संघर्ष में सम्मिलित हो जाते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उसको बेहोश करना या लड़खड़ाकर सुधाकर में होश लाना, जासूसी
लड़ना भिड़ना, नाचना गाना, वेश बदलना आदि कार्य समय समय पर होते हैं और सभी अय्यारी कथा में नाटकीय मोड़ लेते हैं। कथा का जो दूसरा हिस्सा है, आरंभ करने से पूर्व ही लेखक पाठकों का एक कौतूहल जो है उसे बढ़ा देता है और इसलिए रहस्य में पैगाम आदि की चर्चा कर देता है और गति जो है वो प्रथम भाग को अपेक्षा तीव्रता प्रदान करती है। संघर्ष चलता रहता है और इसी मध्य दूसरे भाग में चंद्रकांता की खोज करते हुए वीरेंद्र सिंह स्वयं शत्रु द्वारा बंदी बना दिए जाते हैं। शत्रु पक्ष द्वारा प्रस्तुत नकली चंद्रकांता उनके सामने शिवदत्त के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है। वीरेंद्र सिंह को इस दृश्य पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वह चंद्रकांता के साथ चपला को भी देखता है और जैसे कि चंद्रकांता प्रेम विभोर होकर राजा शिवदत्त से आलिंगन का उपक्रम करती है, वीरेंद्र सिंह क्रोध से भर जाते हैं और इसी प्रकार की अनेक जो रहस्यात्मक घटनाएं हैं वो इतने विश्वसनीय ढंग से घटित की जाती हैं कि पाठक की बुद्धि को भ्रमित कर देती है और वह सहसा किसी भी बात पर विश्वास और अविश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना पर भी उसे विश्वास बन पड़ता है क्योंकि अय्यारी का जौहर सदैव मस्तिष्क पर छाया रहता है। कहीं कहीं पर दैवीय या आकाशवाणी के रूप में भी निर्देश पाकर उपन्यास की जो कथा है वो सजीव हो, जैसे दूसरे हिस्से के 11वें बयान में कुंवर वीरेंद्र सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर तेज सिंह इस प्रकार विलाप करता है, हाय कुमार क्या सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ दी, हाय ना मालूम वह कौन सी बुरी आदत थी कि तुम्हारी चंद्रकांता को तुम्हारे साथ संलग्न कर आगे बढ़ी जिसका नतीजा ऐसा हुआ। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज से इस तरह की बातें कह रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, नहीं मार की उम्र कम है, बहुत बड़ी है, इनको मारने वाला कोई जन्मा नहीं, तुम्हारी चंद्रकांता के प्रेम में नहीं बल्कि बहुत अच्छी आदत जो है वो उनको चंद्रकांता से काटू और इसका नतीजा तब भी होगा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही इनके कुमार की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी, चुनार की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी, बल्कि और भी राज्य इनके हाथ में पता होंगे। तो बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा जो है शोहरत करने वाले दो वीर पुत्र चंद्रकांता से उत्पन्न होंगे। क्या हुआ, जो रो रहे। तो ये इतनी कथा मतलब जो है जो ये आवाज आती है, ये एक रहस्यमयी स्वरूप का कहीं उद्घाटित करती है, कहीं पर उस रहस्य पर पर्दा मिला। तो तिलिस्म तोड़ने के लिए दूसरे भाग के 13वें बयान से लेखक तिलिस्मी जो एक कथा है उसका व्यापक परिचय देता है, जो समंजस चल रहा है और उसमें प्रविष्ट हो जाता है। शेर के मुख से जीभ खींचकर खुलने वाली सो काले पत्थर के कमरे के बराबर ऊंचे ऊंचे मोटे पत्थर पर बैठा हुआ आदि, ये सब वर्णन लेखक कथा के मध्य में करता है और इनके द्वारा एक रहस्य जो है जिज्ञासा जो है रूपांतर होता है। तिलिस्म तोड़ने वाले के जो शरीर है उसमें बहुत अधिक ताकत होती है और होनी चाहिए। इसी तिलिस्म में पत्थर के बरसहे के सामने जाने पर वह इतनी तेजी से सांस खींचता है कि चपला उसके उदर में समा जाती है और बेहोश हो जाती है और बाद में वहीं पर कुछ समय पश्चात उनकी भेंट चंद्रकांता से होती है। तिलिस्म का रहस्य बताने वाली पुस्तक मिलकर पुनः अवैध हो जाती है और लेकिन तिलिस्म पुस्तक पुनः प्राप्त करके वीरेंद्र सिंह उसमें मिले जो भी रहस्य उनके अनुसार तिलिस्म तोड़ने में संलग्न हो जाता है। उपन्यास का जो चतुर्थ भाग उसमें तिलिस्म तोड़ने का वर्णन संबंधी शिवदत्त का बारंबार विश्वासघात या शत्रुता कुमार के तिलिस्म तोड़ने में बाधक होता है और इसी भाग
के 8वें बयान में जो आफत था उनकी भी सामने आ जाता है। ये दोनों भयंकर कार्य द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार जो चंद्रकांता के साथी कृष्ण की जो धनराशि है वो भी प्राप्त होती है और अंत में चंद्रकांता के विवाह के साथ उपन्यास का अंत जो है वो सुखात्मक होता है। और इस उपन्यास में लेखक ने विवाह के पूर्व की नायक नायिका पर आई जिनकी पत्नियां हैं उनका चित्रण किया है और तब तक कांचन प्रेम का परिचय दिया है। तो प्रस्तुत उपन्यास में कुंवर वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता का जो एक अनन्य प्रेम है उसको दिखाया गया है। और इस उपन्यास में कथानक के प्रारंभ में पिता को अस्थायी बाधक दिखाकर आगे खलनायक ही उसके मार्ग का बाधक दिखाते हैं। कथा में नायक और नायिका दोनों ही अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः प्रवण की अपेक्षा प्रयत्न चित्रण को बहुत अधिक विस्तार दिया गया है। मतलब यहाँ पर प्रेम वर्णन के स्थान पर जो घटनाएं हैं उनका चित्रण लेखक ने अधिक किया है। तो इस रूप में जो चंद्रकांता उपन्यास है लेखक का वो अत्यधिक प्रभावी कथानक से युक्त है। और इसका जो कथानक है वो वास्तव में जब उसका चित्रांकन हुआ है जब उसका नाट्यांकन हुआ है तो उसने पाठकों के और दर्शकों के मन को पूर्ण रूप में लिया है। चंद्रकांता के उपरांत लेखक ने चंद्रकांता संतति जो उपन्यास लिखा है ये चंद्रकांता और जो राजा वीरेंद्र सिंह हैं उनकी संतानों पर लिखा है। और ये जो उपन्यास है इसके पृथक 6 भाग और उसमें भी इस उपन्यास की कथा 24 भाग में विभक्त है। और इस उपन्यास में जो राजा वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के 2 पुत्र हैं इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इनकी भी प्रणय कथा वर्णन। इस उपन्यास में जो ऐतिहासिक पक्ष है वो कुछ निर्बल रहा है जबकि जो भौगोलिक आधार है वो परिपुष्ट रहा है। कथानक इतना अधिक वैविध्यपूर्ण है और साथ में इतना रहस्यमयी कि इस केंद्र विशेष में खत्री जी की महान जो प्रतिभा है वो शंकित सी प्रतीत कराता है। चंद्रकांता संतति के प्रथम भाग में ही कथानक बहुमुखी सूत्रों में विभक्त हो गया है और उसके समुचित विकास की व्यवहारिक विधि स्वतः तय है। चंद्रकांता की समाप्ति जिस बिंदु पर की जाती है उसके 18 वर्ष बाद चंद्रकांता संतति आरंभ और नौगढ़ विजयगढ़ और चुनारगढ़ के अतिरिक्त चंद्रकांता संतति में गया राजगृह रोहतासगढ़ जमानिया और विंध्य की पहाड़ी क्षेत्रों का भी चित्रांकन किया गया। तो इस प्रकार जो चंद्रकांता संतति उपन्यास है ये भी अपने आप में तिलिस्म का एक संस्था है।